नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने देखा जड़त्व और जड़त्व के प्रकार। देखिए, इस चैप्टर के पिछले क्लासेज में हमने दो चीज़ पढ़ा है, बल और जड़त्व। इन दोनों का इस चैप्टर में काफ़ी योगदान है और हम आगे बढ़ेंगे। आगे इन दोनों टॉपिक का हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे। जैसे चलिए अब बढ़ते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम। प्रथम गति नियम देखिए, उससे पहले एक बार फिर से हम बल और जड़त्व को साथ साथ देखते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को मेंटेन रखता है, अपनी अवस्था को बनाए रखता है। बल वो बाहरी गुण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है। जड़त्व के कारण कोई वस्तु यदि गति में है तो गति की अवस्था को बनाए रखता है। कब तक? जब तक कि बाह्य बल न लगे। यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था को बनाए रखता है। कब तक? जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल न लगे। बल वह बाहरी कारण है जो वस्तु को अवस्था में परिवर्तन लाता है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। मीन्स वस्तु को विराम से गति में और गति से विराम में लाने का काम बल करता है। अब देखिए, न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या कहता है? न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि कोई भी वस्तु विराम या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि कोई बाह्य बल न लगे। अब देखिए, आप बल और जड़त्व की परिभाषा को देखिए। उसके बाद न्यूटन का प्रथम गति नियम देखिए। तीनों लगभग सिमिलर है। बल की जो है वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने का काम करता है। जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है। न्यूटन प्रथम गति नियम, कोई भी वस्तु विराम या गति की अवस्था में तब तक रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। मैं कह रहा हूँ तीनों बल, जड़त्व और न्यूटन का प्रथम गति नियम तीनों एक ही चीज़ है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से हमें बल और जड़त्व की परिभाषा मिलती है।
अब देखिए इसे और बढ़िया समझते हैं। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी अवस्था को तब तक बनाए रखता है जब तक कि कोई बाह्य बल न लगे। यानी कि यदि बाह्य बल ना लगे तो कोई बॉडी, कोई वस्तु, कोई पिंड यदि विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में रहेगा। यदि कोई पिंड गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। लेकिन इस अध्याय से जस्ट पहले विराम और गति जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा है? उसमें हमने पढ़ा है कि जब वस्तु पर त्वरण, जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में होता है और उस पर त्वरण लग करके उसको गति की अवस्था में लाता है, और जब कोई वस्तु गति की अवस्था में होता है तो उस पर निगेटिव, ऋणात्मक त्वरण लग के, जिसको कि मंदन कहते हैं, लग करके उसे विराम की अवस्था में लाया जाता है। अब देखिए यहां कह रहा है कि बल अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होगा। बल अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होगा। इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि तब तक वो अपनी अवस्था को बनाए रखता है जब तक कि बाह्य बल ना लगे, यानी कि बल अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होता है। वहां हम लोग पढ़े हैं क्या कि अवस्था परिवर्तन त्वरण से होता है, एक्सीलरेशन से होता है। यानी कि ये जो बाह्य बल है यही कहीं ना कहीं त्वरण का कारण बनता है। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हमने क्या कहा कि पहले के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि विराम से गति और गति से विराम में लाने के लिए त्वरण जिम्मेवार होता है। यहाँ पढ़ रहे हैं कि बाह्य बल जिम्मेवार होता है। यानी कि ये जो बाह्य बल है वही त्वरण का कारण बनता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये हो गया नेट बाह्य बल, टोटल बाह्य बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स यदि 0 है, मीन्स वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, तब त्वरण 0 होगा। ठीक है, ये हमारा एक तरह से कहिए कंक्लूजन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, प्रथम गति नियम का। या हम कहें कि वेक्टर A इक्वल टू 0 होगा यदि और केवल यदि सिग्मा F एक्सटर्नल मीन्स टोटल एक्सटर्नल फोर्स या कुल बाह्य बल 0 हो, 0 हो। ये हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं संवेग। इसको कहते हैं मोमेंटम। देखिए इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु में गति की मात्रा को, हम लोग गति देख रहे थे, अब देखिए गति की मात्रा को संवेग कहते हैं। मतलब ये कि हम इस तरह समझें कि किसी वस्तु के गति की मात्रा को रिप्रेजेंट करने का, प्रस्तुत करने का तरीका है संवेग। यदि संवेग ज़्यादा होगा तो गति की मात्रा ज़्यादा होगी, यदि संवेग कम होगा तो गति की मात्रा कम होगी। यह संवेग द्रव्यमान, चाहे ऐसे लिखते हैं वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के
द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। के बराबर होता है। हम लोग इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं संवेग को। यह वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। P इक्वल टू देखिए mv, जहाँ m जो है द्रव्यमान है वस्तु का, v जो है वस्तु का वेग है। हम यदि बात करें SI यूनिट का, तो देखिए बच्चे, मास का kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, मीन्स ए हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। यदि हम बात करें इसके विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र का, तो देखिए द्रव्यमान के लिए kg जिसका मात्रक होता है हम लोग लिखते हैं m, कैपिटल M। मीटर लेंथ का मात्रक है, इसके लिए लिखते हैं L। टाइम ए समय का मात्रक है, बट यहाँ देखिए पर सेकेंड है, मीन्स t के पावर -1। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने देखा संवेग का SI मात्रक, ये हमारा आया था kg मीटर पर सेकेंड। हम यदि बात करें CGS मात्रक का, CGS मात्रक का, तो देखिए मास द्रव्यमान, इसका ये होता है ग्राम। ए मीटर लेंथ का, तो ये होता है सेंटीमीटर, और पर सेकेंड ऐसे ही। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम की तरफ। न्यूटन का द्वितीय गति नियम। देखिए ये क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में, मीन्स संवेग में परिवर्तन जो होगा उसी दिशा में होगा, उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब देखिए, मीन्स किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, ये वस्तु पे लगाए गए बल का समानुपाती होता है।
और ये परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। मीन्स देखिए, यदि किसी वस्तु पर F फोर्स लगाया जा रहा है और उसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन की दर, तो ये देखिए संवेग हुआ, परिवर्तन की दर तो dp/dt मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहीं भी हम लोग समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ भी लेंगे dp/dt। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से यूनिट्स लिए गए हैं कि k का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो हमारा F इक्वल टू हो जाएगा dp/dt। अब देखिए हम लोगों ने जैसा कि देखा अभी अभी कि P इक्वल टू एम भी, तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू dmv/dt। अब देखिए यदि इसको हम इस फॉर्मूले पे, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन का, du/dx इंटू v प्लस u इंटू dv/dx, इस फॉर्मूले पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल टू dm/dt इंटू v प्लस m इंटू dv/dt। अब देखिए यदि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मीन्स ये अचर हो, मतलब ये कि वस्तु का या पिंड का जो वेग है वो कांस्टेंट बना हुआ है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तब देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और तब हमारा F इक्वल टू होगा dm/dt इंटू v। देखिए ये हमें बल का फॉर्मूला दे रहा है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का द्वितीय गति नियम हमें बल का फॉर्मूला देता है। और देखिए यदि m इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, जब m इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो तब देखिए ये dm/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज इन मास 0 होगा और तब ये टर्म 0, तब देखिए वेक्टर F इक्वल टू m इंटू dv/dt। dv/dt को हम लोग कहते हैं त्वरण, तो ऐसा लिखा जा सकता है F इक्वल टू m में, है ना। और देखिए यहाँ भी हमें बल की परिभाषा मिलती है, ये रहा द्रव्यमान वस्तु का हमारा और ये रहा हमारा त्वरण, ठीक है। ये हमें न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है हमें बल की परिभाषा, बल का फॉर्मूला देता है। अब हम लोग देखते हैं SI यूनिट, बल का SI मात्रक, ठीक है। तो देखिए ये बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण है। देखिए इसका मात्रक kg और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए एक साथ हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इस तरह से इसी को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कह दिया गया न्यूटन के सम्मान में। हमने इसका मात्रक ले लिया न्यूटन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू, हम 1 न्यूटन बराबर
लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं CGS मात्रक। तो देखिए ये जैसा कि बल इक्वल टू फिर से द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो द्रव्यमान का हो गया मात्रक ग्राम, त्वरण का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं डाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डाइन। अब देखिए हम लोग 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं। 1 न्यूटन इक्वल टू, हमने देखा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बच्चे, हम इसको लिख सकते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि देखिए 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कहते हैं डाइन, यानी कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। और आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे 1 न्यूटन की परिभाषा, 1 डाइन की परिभाषा। तब तक के लिए बच्चे नमस्कार।